इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव अ फेडरल सिस्टम। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी। चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, किस तरीके से आया, ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, होना चाहिए, उसका आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। तो अगर आपसे कोई पूछता है, कभी कोई एमसीक्यू भी पूछा जाता है बहुत बार कि किसका आइडिया था कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो आइडिया था एम.एन. रॉय का। ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, उसका अगर हम लोग ओरिजिन देखें, ग्रोथ देखें, तो वो हम लोग कहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ब्रिटिश पीरियड से। ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, उनका रूल हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया, फिर जब 57 के रिवॉल्ट के बाद उनका रूल खत्म हुआ, क्राउन का रूल आ गया, तो अगले बहुत सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। तो जब हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में आकर के वो लोग हमारे ऊपर ही तब से अपने रूल्स बनाए जा रहे हैं, अपने रूल्स चलाए जा रहे हैं, तो इन दैट केस क्या हुआ, हम लोगों को लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब इन लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए और अब हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमारे लिए काम करेगा, हमारे लोगों के लिए होगा, ठीक है, जिसको हम लोग खुद से बनाएंगे। तो इन दैट केस क्या हुआ, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही एक आक्रोश आ गया कि अब हम लोगों को इन लोगों को यहाँ से इंडिया से भगाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया फॉर इंडिपेंडेंस। जैसे भी जितने भी लॉज वो लोग लेकर के आए थे, उन सभी को हम लोगों ने वहां से भगा दिया और फिर लास्ट में जाकर के हम लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था 1946 में कि आप लोग सभी लोग क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। उसमें कितने लोग थे, 389 लोग थे। ठीक है, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे और बाकी जो 93 थे वो लोग नॉमिनेटेड हुए थे बाय द प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ ऐसे स्टेट्स जिन्होंने कहा उन लोगों को कि बेटा भैया एक काम करो, आप लोग अपने कुर्सी पे, आप लोग अपने सिंहासन पे बैठे रहो। राजाओं को बोला, ठीक है, कि आप लोगों का राज्य आप ही के पास रहेगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होगा, लेकिन आप लोगों के पास बस सिर्फ और सिर्फ नाम का आप लोग एक राजा रहोगे। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, कोई भी उनके खिलाफ नहीं गया, वो सब प्रिंसली स्टेट बन गए थे। ठीक है, तो 93 प्रिंसली स्टेट थे, 296 लोग जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे उस वक्त। कुल मिलाकर के 389 का वहां पर स्ट्रेंथ था, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं गए। क्यों नहीं गए, बिकॉज उनको चाहिए था एक सेपरेट स्टेट यानी कि पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाएंगे, और जो प्रिंसली स्टेट वाले थे उनकी तो हमेशा से लॉयल्टी थी, वो ब्रिटिशर्स की तरफ थी। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स वालों ने बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे मीटिंग में, और जो मुस्लिम लीग वाले थे उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे। तो इन टोटल क्या बचा, आउट ऑफ 389 सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स ने यहाँ पर मीटिंग को अटेंड किया था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना समय लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, ड्राफ्ट होने में कितना समय लगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट होने में 2 years 11 months and 18 days लग गए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। बिकॉज ड्राफ्ट करने के बाद 8 महीने का वक्त हम लोगों को, यानी कि नॉर्मल जो हम लोग कॉमन मैन है, हमको भी दिया गया कि आप लोग पूरे ड्राफ्ट को पढ़ो, और अगर आप लोग को समझ में आता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग वो चेंजेस भी यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और देखो बहुत सारी कमिटीज थी उस वक्त जिनको बनाया लेकर आया गया था, फॉर्म की गई थी ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन बस हो गई बातें आप लोगों की, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। तो बहुत सारी कमिटीज को बनाया गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे लिए थी ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। बाकी सारे नाम याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ कॉलेज में जाओगे तब तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन इस 7 मेंबर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे लिए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 7 लोग थे। ठीक है, ये सभी 7 लोगों के नाम है। फिर हम आते हैं
टुवर्ड्स द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब जब पहली कैबिनेट बनी तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी होम मिनिस्ट्री गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। फूड मिनिस्ट्री में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और हमारे लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है, वो एक तो है प्राइम मिनिस्टर और एक है लॉ मिनिस्टर। ठीक है, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको भी हमें ध्यान रखना है। वो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किस दिन किया गया था? तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन एनफोर्स कब से किया गया? एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950। हमेशा ये दोनों डेट्स आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, चाहे अभी आप तैयारी कर रहे हो तब भी, जब कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद भी, और कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी। ठीक है, ये दो डेट्स जो हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था नवंबर में, लेकिन एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों को पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल रखे हुए थे। ठीक है, हम लोग लिटरली, बिकॉज हमारे अंदर कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाएंगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि हम लोगों ने खुद के ऊपर ही डाउट भी क्रिएट कर लिया था कि हम लोग इनके जाने के बाद अपनी कंट्री को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, बिकॉज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इतने सालों तक सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? फिर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत बनाई और सोचा कि चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लिखना है तो क्यों ना जो पूरे वर्ल्ड के और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, बिकॉज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी थे। तो हम लोगों ने क्या किया? एक भी कंट्री को नहीं छोड़ा, चाहे वो यूके खुद ही क्यों नहीं था। तो हमने यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जापान, सब के सब जितने भी थे हमारे कंट्रीज थे, वहाँ सभी के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और कुछ कुछ बोरो किया। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है, बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कि भाई तुमने क्या लिखा है इसमें, ये तो तुम लोगों ने पूरा बोरो किया है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने वहाँ से आइडियाज़ को बोरो किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं आइडियाज़ को बोरो किया जो हमारी सोसाइटी के लिए सही था, जो हमारी सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए सही था। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, बस हाँ ध्यान रखना कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जगह जगह से लेकर के बोरो किया गया था। जहां पर प्रीएम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट था वो यूएन से लिया गया था। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो था वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अगर हम बात करें अबाउट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वो फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखोगे वो ये रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लूप्रिंट क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आधे से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से उठाया गया, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्लस आप लोग बस खाली ये दो पॉइंट्स याद रखना कि यूके से हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स लिए और यूएन से हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स लिए। ठीक है, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, इन सबको लिया, और यूएन से हमने प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू को लिया। आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेलिएंट फीचर है वो क्या है? वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इंडिया का है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कुल मिलाकर के 8 शेड्यूल्स थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, सो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ज़्यादा रिजिड भी है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर कोई भी अमेंडमेंट करना होता है, कोई चेंजेस करने होते हैं, तो कुछ चेंजेस बहुत आसानी से हो जाते हैं और कुछ चेंजेस को करने के लिए सेंटर को स्टेट जो होती हैं उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, सभी स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न वाई कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, यानी कि मिक्सचर है और
of rigidity and flexibility. Then we have the parliamentary form of government. Parliamentary form of government का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास देखो सेंटर और स्टेट दोनों तरफ से हमारे गवर्नमेंट्स है। आप लोगों को पता होगा सेंटर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो हमारे हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया होते हैं। जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर है। अगर आप देखो तो मेन जो पावर है वो किसके पास होता है हमारे पास, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। वो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो सिंगल है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारे लिए। और जुडिशरी ने अगर कुछ कह दिया तो जुडिशरी जब भी कोई कुछ भी बात कहती है, ठीक है, कोई उन्होंने कोई ऑर्डर दिया, कोई गाइडलाइंस उन्होंने दी, तो वो कभी भी बायस्ड नहीं होती है। किसी की भी सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो हमारी जुडिशरी है वो अनबायस्ड रहती है, वो इंडिपेंडेंट है। उनके अगर अभी अभी कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कभी भी कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुनाती है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, ठीक है। देन इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। अब फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर का क्या मतलब होता है, आप सभी लोगों को पता है, बताया मैंने आपको अभी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। लेकिन कई बारी ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो बच्चों फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का क्या मतलब है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, प्लस बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनके अंडर आ रही हैं। तो इन लोगों में पावर को डिवाइड किया गया है, कुछ पावर जो है वो इनके पास है, कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव अ फेडरल सिस्टम। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल है लेकिन विथ यूनिटरी बायस है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो यूनियन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है। फिर आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब है, सेक्युलर स्टेट का ये मतलब है कि हमारी कंट्री का, ठीक है, हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के रिलीजन को इक्वल माना जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बता दो एक बार मुझे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कि लैंड स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्लेंड क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे। इसका क्या मतलब होता है कि हर किसी इंसान के पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है, वोटिंग राइट्स है। जो भी इंसान 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उनके पास वोटिंग राइट्स है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस रिलीजन से है, किसका क्या जेंडर है, कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये, तो उसे ही कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हैं, ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी एग्रेशन होता है, चाहे वो इंटरनल एग्रेशन हो या फिर वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, हमारी स्टेट्स में ही सपोज कोई झगड़ा हो जाए या फिर कोई बाहरी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आ रहा हो इंडिया में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या किया जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का राइट पावर जो है वो चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द प्रीएम्बल। देखो आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दीजिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे आर्टिकल नंबर आप लोगों से कोई भी नहीं पूछने वाला है। अगर आपको आर्टिकल्स नंबर्स याद करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कर लेना, ठीक है, अगर करने हैं तो। बाकी हाँ, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल याद कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। ये है हमारा प्रीएम्बल, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, कैसे याद रखोगे, SSSDRJLEF, ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रीएम्बल का। वो क्या है, इट टॉक्स अबाउट SSSDR मतलब सोवरेनिटी,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए हैं? यूज किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए वर्ड्स हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये हमारे लिए, ये जो है वो सभी कभी अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा प्रीएम्बल क्या है? हमारा प्रीएम्बल एक तरीके से हमें पूरा ब्लूप्रिंट बता रहा है कि इन शॉर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई है। हमें बताया गया है कि हम लोग सेक्युलर स्टेट है, तो देखो सेक्युलर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। हमें बताया गया कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो देखो डेमोक्रेटिक वर्ड यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, ठीक है, कोई और ऐसा कोई बाहरी पर्सन नहीं है जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल हो, तो सोवरेन वर्ड को यूज किया गया है। हम सभी लोगों को राइट टू जस्टिस है, ठीक है, हम लोगों के पास अगर हमारी राइट्स वायलेट होती है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो जस्टिस वर्ड यूज किया गया है। हम सभी लोग इक्वल है, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, इसलिए इक्वालिटी वर्ड यूज किया गया। तो आप देख रहे हो जितनी भी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको इन शॉर्ट हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है। ठीक है, अब बात यह है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ये सवाल जो है वो पहली बार केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ सॉरी, हाँ, ये सबसे पहले किसमें पूछा गया था? ये केशवानंद भारती के केस में पूछा गया था। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन 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 जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको अमेंड नहीं किया जाएगा। आप लोग देखोगे कि जो वर्ड सेक्युलर है वो बहुत पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब से नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो वर्ड सेक्युलर है उसको बाद में ऐड किया गया था, इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी उसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कैसा है? उसके जो प्रीएम्बल है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके जो ये बेसिक फीचर्स हैं इनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को मैंने बताया देयर आर 22 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है? पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो बात करता है अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, SSSDR एंड JLEF आप लोग इस तरीके से उसको याद रखोगे तो हमेशा ध्यान रहेगा। 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हम लोग क्या है बताओ। देखो अब एक डिबेट हमेशा होता है कि भारत क्यों कहा जाता है इंडिया को। ठीक है, तो अब आज की क्लास के बाद आप लोगों को पता रहेगा कि हमारा जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो साफ साफ ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये दोनों नाम ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो इसके ऊपर कभी कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग भारत क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये साफ साफ लिखा गया है। आज हमारे यहाँ टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देखो जब बात हुई थी कि स्टेट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा इंडिया को, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने S.K. धर कमीशन को वहां पर सेट किया था, इस्टेब्लिश किया था और कहा गया था कि एक काम करो, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर दो। ठीक है, क्या कहा गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर दो, लेकिन फिर उसके बाद JVP कमेटी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया था कि हाँ एक काम करो, जितने भी स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के हिसाब से बांट दो। ठीक है, जितनी लैंग्वेजेस होंगी उतने स्टेट्स होंगे, लेकिन फिर
सॉरी जेवीपी जो कमेटी थी उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और फिर बाद में हमारे जितने भी स्टेट्स थे उनको उस तरीके से फॉर्म किया गया। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है बच्चों? सिटीजनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरीके से सिटीजनशिप जो है वो जा सकती है किसी पर्सन के पास से, ठीक है। तो हाउ टू अक्वायर अ सिटीजनशिप एंड हाउ कैन यू लूज अ सिटीजनशिप, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका यहाँ पर जन्म हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पर जन्म हुआ है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन करके भी क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप एक कंट्री की पा सकते हो। और नेचुरलाइजेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉरेनर है, ठीक है, जो कि बहुत सालों से इंडिया में रह रहा है, तो नेचुरली क्या होगा, नेचुरली ऐसा हो जाएगा कि उन्हें क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। एंड ऑल्सो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल कल को पाकिस्तान को हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। कल को अगर हम लोग पाकिस्तान को एक्वायर कर लेते हैं, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस पाकिस्तान जब हमारी टेरिटरी के साथ जुड़ जाएगा तब वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई टेरिटरी इंडिया के साथ जुड़ती है, मिलती है, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर किसी का जन्म होता है, किसी के पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ है, तब उनको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर वो रजिस्टर करते हैं तब मिलेगी, और अगर आप बहुत सालों से इंडिया में रह रहे हैं तब भी आपको सिटीजनशिप यहाँ की मिल सकती है। लेकिन सिटीजनशिप एक बार मिल गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जा नहीं सकती है, ठीक है। तो वो कौन से वेज हैं, हमेशा ध्यान रखना कि सिटीजनशिप को पाने के 5 तरीके होते हैं। देयर आर 5 ways टू अक्वायर सिटीजनशिप एंड देयर आर 3 ways टू लूज इट। किस तरीके से आप लोग खो सकते हो सिटीजनशिप को? नंबर 1, बाय रिनंसिएशन, ठीक है। आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लिया और कह दिया कि आज से मैं उस कंट्री का सिटीजन हूँ, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो इन दैट केस क्या होगा, आपने खुद ने छोड़ दी है सिटीजनशिप को। बाय टर्मिनेशन, आपने किसी और स्टेट के सिटीजनशिप को ले लिया है और यहाँ पर बताया ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपने बताया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा, आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट है बाय डेप्रीवेशन। आपने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसलॉयल्टी दिखाई, आपने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर कर दिया, आपने सिटीजनशिप लेते वक्त कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा दिए जिसकी वजह से आपको सिटीजनशिप मिल गई है, तो उसको बाय डेप्रीवेशन वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, देयर आर 5 ways ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड देयर आर 3 ways ऑफ लूजिंग इट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुझे जल्दी से हार्ड कॉमेंट्स देखने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, बताइए जल्दी से, सब कुछ ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं आशुतोष। आपको आर्टिकल नंबर क्लैट के एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है याद करने के लिए, देन आई डोंट नो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, लेकिन क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। पैसेज आपको दिया जाएगा, आर्टिकल अगर आपको याद रखना है तो इंपॉर्टेंट रखो, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। पार्ट्स को याद रखो, अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखो कौन से पार्ट में किसके बारे में बात की गई है, तो आप इसको याद रखो। पार्ट 1 बात करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ऐसे आप याद रखो। आपको आर्टिकल इस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखो अभी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। आप लोग इस तरीके से याद रखो कि आर्टिकल 14 to 18 में बात किया गया है अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 to 22 में बात की गई है राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 23-24 में बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन एक एक को अच्छी तरीके से याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल राइट्स हमारी ऐसी राइट्स हैं जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ठीक है। हम लोग क्योंकि इस देश के सिटीजन है, कुछ राइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास नहीं, जो रह रहे हैं नॉर्मली हमारे देश में उनके पास भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं। कल को अगर हमारे साथ कोई भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हमें फंडामेंटल राइट्स ही प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की, तो ये साफ साफ क्या कहता है कि हर एक पर्सन इक्वल है बिफोर दी लॉ, किसी के साथ भी कोई भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम लोग स्पेशल लॉज के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार विमेन के लिए अलग से क्यों लॉज बनाए जाते हैं,
नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया आदमियों के साथ। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि अगर कभी स्टेट को लगता है कि किसी के लिए स्पेशल लॉ बनाना है फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि जितने भी सिटीजन हैं सब लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। दैट इज राइट टू इक्वालिटी। फिर हम आते हैं राइट टू फ्रीडम पे। अब राइट टू फ्रीडम क्या है, देखो आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हो। हमारे जर्नलिस्ट हैं वो लोग आराम से अपना टीवी चैनल पे कुछ भी बोलते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं। हम यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट्स को। हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, आप लोग बताओगे मुझे? अगर मेरा आज मन हो तो मैं गुड़गांव से वापस राजस्थान शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। मुझे अगर राजस्थान पसंद ना आए तो मैं जाके महाराष्ट्र में रह सकती हूँ। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे पास राइट टू मूव फ्रीली है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। मैं जो बिजनेस और ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना चाहूँ मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मुझे अगर लॉयर बनना है तो मैं लॉयर बन सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं कहने वाला कि नहीं आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को ज्वाइन करना होगा। दैट इज वाई वी हैव राइट टू फ्रीडम। फिर अगर हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के बारे में, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स क्या करते हैं, ये प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन लेबर को और फोर्स लेबर को, ठीक है। यानी कि आप किसी को भी जबरदस्ती स्लेवरी में नहीं उतार सकते हैं। प्लस जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि चाइल्ड लेबर के बारे में सुना है आप लोगों ने। तो साफ साफ यही आर्टिकल जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यही फंडामेंटल राइट हमें ये राइट देता है कि जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को किसी भी हजार्डस जगह पे, हजार्डस प्लेस में जॉब ना दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई कोल माइन है, ठीक है, ऐसी जगह नहीं भेजा जाए जो उनकी हेल्थ के लिए हजार्डस हो, राइट। तो ये सारी चीजें भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दी गई है। और आज क्योंकि चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो इसीलिए आया था। ये जो आर्टिकल है हमारा, इसी की वजह से चाइल्ड लेबर एक्ट को लेकर आया गया था। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम सबको पता है कि हम जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं, हम कहाँ पर है, हम जितने भी लोग हैं हमारे पास राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपगेट रिलीजन है, ठीक है। आई बात समझ में? हम जो रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है। हाँ, हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम किसी और के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। हमें ये नहीं कहना है कि नहीं हमारा भगवान ही भगवान है, आपका भगवान भगवान नहीं है, ठीक है। हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हम सब सेक्युलर हैं। क्यों है? बिकॉज हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अगर मंदिर जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कल को मैं कन्वर्ट भी होना चाहूँ, ठीक है, तो तब भी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज वो मेरी श्रद्धा है। आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। फिर अगर हम बात करें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में हम इतने सारे पूरी डाइवर्स कंट्री है, राइट। हम इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतने सारे हमारे कल्चर्स हैं, ठीक है। इन सबको ही कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है, वो चाहता है कि वो अपने कल्चर को, वो लोग क्या करें, वो लोग अपने कल्चर को अगर प्रोटेक्ट करें, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई माइनॉरिटी चाहती है कि वो लोग अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, तो वो लोग भी उसको कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो लोग अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो सब राइट्स किसमें हमको मिलते हैं? वो सब मिलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। और लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ठीक है, अगर इनको वायलेट किया जाता है तो इन दैट केस क्या होगा? अगर इसमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास और रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी राइट्स का वायलेशन हुआ है, हमें रेमेडी चाहिए, ठीक है। और एक बात बता दूं, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी फंडामेंटल राइट्स में आती थी, जो कि आर्टिकल 31 में इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और फिर उसको एक लीगल राइट बना दी गई। देखो, अगर ये फंडामेंटल राइट होती, इसका मतलब क्या है, हर एक इंसान के पास
प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास? बताइए जरा। कोई बात नहीं फिजा, कोई बात नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये कि मैं आपको जो भी समझा रही हूँ? तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, समझ के रखना तो काम आएगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमेशा बता देना कि वी हैव गॉट 6 फंडामेंटल राइट्स, और एक एक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 32 में हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है और आप लोग जाकर के पिटिशन फाइल कर सकते हो। अब वो रिट्स कितनी होती है? ठीक है, वो रिट्स यहाँ पर 5 काइंड्स की होती है। वो होती है नंबर 1 हीबियस कॉर्पस, नंबर 2 सर्चुरी, नंबर 3 प्रोहिबिशन, नंबर 4 मैंडेमस, नंबर 5 को वारंटो। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब भी अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक एक बार बता दो मुझे सब कुछ क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार, यहां तक सब कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में, या फिर सो गए हो आप लोग? I'm so sorry. मैम आप कहाँ चले गए? मैम 11 बजे से यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा थक गई थी तो मैं साइड में बैठ गई थी, सॉरी। बिल्कुल पेंसिल लवर, अगर आप एक एडल्ट हो तो आप जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको रोक रहा है तो आप जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो यार। इतनी मेहनत हम सभी लोग मिलके कर रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ रिट पे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रिट पिटीशन हम लोग फाइल कर सकते हैं कहाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग कभी कभी कुछ वेब सीरीज देखोगे जहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कोई इंसान रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, और ये मैं 2-3 मूवीज में देख चुकी हूँ। लेकिन आप लोग क्योंकि लॉ स्टूडेंट है, आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये गलती कभी कोई नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी रिट पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाओगे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, और किसी के पास नहीं जाओगे, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम आते हैं एक एक करके इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हीबियस कॉर्पस। ठीक है, तो हीबियस कॉर्पस का क्या मतलब है कि कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उन्हें मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, लेकिन उनको मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन जो है अब वो रिट पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। और कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी प्रेजेंट दी बॉडी, कि आपको अगर उस पर्सन को लेकर के आना था 24 घंटे के अंदर तो आप हमारे सामने क्यों नहीं लेकर के आए, अभी लेकर के आइए उनको। तो उसका मतलब होता है हीबियस कॉर्पस, मतलब टू प्रेजेंट दी बॉडी। आपको जितना ध्यान याद रखना है वो सब मैंने लिख के रखा है पीपीटी पे। ठीक है, हीबियस कॉर्पस मींस टू प्रेजेंट द बॉडी। अब हम आते हैं सर्चुरी पे। तो सर्चुरी बच्चों बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, तो ये हमेशा हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को कहती है, या फिर जो बाकी उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनको कह सकती हैं कि अगर कोई पेंडिंग केस है तो आप क्या करो, आप उनको हमारे पास ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो सर्चुरी में क्या होता है, जो कोर्ट होती है वो उनसे कह रही है कि ट्रांसफर कर दो हमारे पास, या फिर हमको उसके बारे में इन्फॉर्म करो। अगर कोई पेंडिंग केस है उसको हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन दो उसके लिए। तो उसके लिए क्या हो रहा है, वहां पर रिट ऑफ सर्चुरी काम में आ रही है। प्रोहिबिशन क्या है? नॉर्मली सिंपली प्रोहिबिशन सबको पता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी को रोकना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लोअर कोर्ट है, उसके पास जुडिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई केस को देख रहा है, तो हायर कोर्ट क्या कर सकती है, वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल कर सकती है। सॉरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन के थ्रू क्या कर सकती है, उस लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है कि रुकिए, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसमें आप नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिट ऑफ मैंडेमस। अब मैंडेमस का क्या मतलब होता है? वी कमांड।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पब्लिक ऑफिशियल है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है या अपने काम को करने से मना कर देता है, तो इन दैट केस अगर मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में कहती हूँ कि मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, वो मेरा काम नहीं कर रहे, काम करने से मना कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या किया जा सकता है, जो कोर्ट है वो बोलेगी मैंडेमस, यानी कि हम आपको कमांड कर रहे हैं, उस पब्लिक ऑफिसर को कहेगी कि हम आपको कमांड कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी को पूरा करिए, तो वहां पर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो क्लेम कर रहा है कि वो एक पब्लिक ऑफिस है या फिर एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि नहीं, वो अपना कुछ अलग ही काम कर रहा है, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिसर नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो अपने आप को मिसलीड कर रहा है, हमें मिसगाइड कर रहा है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम जाके कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उनसे कहेगा बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बारी ऐसा देखा है ना कि कोई एक पर्सन होता है, वो अपनी पावर का मिसयूज करता है, कहता है कि नहीं मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, और फिर अपने पावर्स का वो मिसयूज करता है, तो इन दैट केस अगर हम कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास वो जाके बोलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वो लोग पूछेंगे उस ऑफिसर को कि भाई साहब बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। ये जो मैंने आगे लिख करके रखा है ना, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वन जो वर्ड्स हैं ये सभी लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। फिर हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं टूवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, देखो जहां पर भी हमारे पास अधिकार आएंगे, राइट्स आएंगे, ठीक है, वहां पर हमारी कुछ ड्यूटी भी बनने लगती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि देखो हमें इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, हमारी जो स्टेट है उसने हमें इतने बार इतने सारे राइट्स दिए हैं, मैं जहां चाहूं जो चाहूं वो कर सकती हूं, ठीक है। तो क्या सिर्फ हमारे पास राइट्स हमें मिले बस इतना ही हमारा कुछ ड्यूटी नहीं बनती टुवर्ड्स द स्टेट? अगर हमें कोई राइट दी जा रही है तो क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती टुवर्ड्स द स्टेट? बनती है ना। और वही ड्यूटीज के बारे में बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। वो कहते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, ठीक है। नंबर 1, आप लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। तो हम लोग की वो क्या है, हम लोगों की वो फंडामेंटल ड्यूटी है। जो जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है, जितना उन लोगों ने स्ट्रगल किया हम लोगों की फ्रीडम के लिए, उन सभी को याद करना, उन सभी को रेस्पेक्ट देना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी पूरी इंडिया की सोवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, भाईचारा बनाए रखना, ये भी क्या है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर कभी हमारी कंट्री हमको बुलाती है कि हम वी आर एट वॉर और हमें आप लोगों की जरूरत है, तो हमें अपनी कंट्री के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, बिकॉज वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इतने सारे राइट्स अगर दिए हैं तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना अपनी कंट्री के लिए। उसके बाद हमारे कंट्री के जो भी कल्चर है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखें। जो हमारा एनवायरनमेंट है, फ्लोरा है, फौना है, नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, हम लोग उसको सही ढंग से रखें, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक है। इंसानियत की भावना हमारे अंदर हमेशा जागृत रहनी चाहिए, वो किस में आता है, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। अपनी कंट्री का नाम हम लोग बहुत कोसों दूर तक रोशन करें। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स में जाते हैं, मेडल जीत के लेकर के आते हैं, तो वो किस में आ रहा है, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी में आ रहा है। हमारी कंट्री अगर हमें इतना सब कुछ दे रही है, इतनी राइट्स दे रही है, तो हमारे पास भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना, ठीक है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी पेरेंट्स होते हैं या फिर गार्जियंस होते हैं, उनको हमेशा इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्पेशली जो छोटे लेवल में होता है, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो लोगों को, सभी लोगों को स्कूल जाने का अधिकार मिले। वो पेरेंट्स को एकदम अपना इंश्योर करना है, बिकॉज वो पेरेंट्स की क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सो दीज आर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात की गई है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बच्चों क्या होती है, देखो ये पॉलिसी है जो कि सजेस्ट की गई है, किसको सजेस्ट की गई है, गवर्नमेंट को, स्टेट को, ठीक है, कि आप लोगों को अगर आगे जाकर के कोई पॉलिसी बनानी है तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स पे पॉलिसीज को बना सकते हैं। अब इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों कहा गया, बिकॉज जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं था, इतना
उतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम लोग हर एक चीज़ को उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो स्टेट को कहा गया कि जैसे जैसे आपके पास रेवेन्यू आते जाएगा, पैसा आते जाएगा, आप नए नए लॉज लेकर के आते जाना इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट इसके लिए आपके लिए लॉ लेकर आए ही आए। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट को कहा गया कि डीपीएसपी में आपको कोई लॉ बनाना है, उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जाके कोर्ट में बोलो कि देखो स्टेट का काम था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट्स को कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इन सभी पॉइंटर्स को ख्याल में ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो अच्छा होगा। एंड एज अ रिजल्ट आज हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज देख रहे हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं ना कि एक वो कौन सा था, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, ठीक है, कि जिन लोगों का भी पक्का घर नहीं है उन सभी का पक्का घर होना चाहिए। सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं? बिकॉज वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ड्रग्स जो है मार्केट में नहीं होना चाहिए। मिलावटी सामान हमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर एक आदमी है, एक औरत है, वो लोग इक्वल काम कर रहे हैं तो उन लोगों को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, इक्वल पैसे मिलने चाहिए। कहाँ लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत गरीब है, ठीक है, और उस गरीब पर्सन को भी के पास भी कौन सा राइट है? उसके पास भी राइट टू जस्टिस है कि उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। न्याय के दरवाजे तक वो पहुंच पाए, उसके लिए उसको फ्री में जस्टिस दिलवाया जाए। ये कहां पर लिखा गया है? ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। एक जो मदर होती है, ठीक है, उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। कहां लिखा गया है? वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में सभी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। वो कहां लिखा गया है? वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्री लेवल तक के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। कहाँ लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे गए। तो आप लोगों ने देखा, आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि हम लोगों को शुद्ध खाना मिलना चाहिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, हम लोगों को स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क एनिमल को प्रोहिबिट करना चाहिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, SC STs हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको हमें एम्पावर करना है, उनको और अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है बच्चों? ये सभी चीजों के बारे में बात की गई है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता होगा देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स, 3 मेन ऑर्गन्स। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बता दो मुझे जल्दी से कमेंट करके। ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो हमारे 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना। अगर हम बात करें उसकी तो देखो हमारे लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेचर में आता है हमारे पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किस किस में कंसिस्ट करते हैं? आवर प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, लॉज को इनेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव को क्या काम होता है? लॉज को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ये सब किस में आते हैं? ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, बिकॉज इनका काम होता है लॉज को इनेक्ट करना, ठीक है। तो लॉज बनाना काम है लेजिस्लेचर का, लॉज को इनेक्ट करना सॉरी इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, और लॉज को इंटरप्रेट करने का काम है हमारी जुडिशरी का। और जुडिशरी में कौन कौन आता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं सारे के सारे कोर्ट्स आ जाते हैं हमारे जुडिशरी में। और जुडिशरी आपको हमेशा
बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि जुडिशरी लॉ बनाती है, नहीं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जुडिशरी कभी भी लॉ नहीं बनाती है। जुडिशरी अगर चाहे तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती हैं, वो लोग एडवाइस दे सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप सो एंड सो कोई केस है, कोई सो एंड सो कोई ऐसा कुछ है जिसपे आप लॉज बना सकते हैं, लेकिन जुडिशरी कभी भी कानून नहीं बनाती है, ठीक है। हमेशा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 3 मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप लोगों ने देखा होगा हमेशा कि ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, है ना, अलग अलग काम करते हैं हमेशा। सेपरेशन ऑफ पावर है इनके बीच में, यानी कि लेजिस्लेचर जो काम कर रही है उसके बीच में दखल अंदाजी जुडिशरी नहीं करेगी, जुडिशरी जो काम कर रही है उसके बीच में दखल अंदाजी लेजिस्लेचर नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करते हैं। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है कि कभी कोई जज है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जज है और साथ में पार्लियामेंट में भी बैठा है? नहीं। रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा कि ठीक है, रिटायरमेंट के बाद अब उनका कोई काम नहीं है जुडिशरी से रिलेटेड, तो वो चले गए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जज भी है। कभी देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेम पर्सन 2 ऑर्गन्स में काम नहीं कर सकता है, दोनों ऑर्गन्स, एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के फंक्शनिंग में वो टांग नहीं अड़ा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑल द 3 ऑर्गन्स। और ये सेपरेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है बच्चों? सिंपली इसीलिए जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज अगर किसी एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा पावर होगा तो फिर यहाँ पर वो मिसयूज करेगा उस पावर का, है ना। और मिसयूज ऑफ पावर कभी भी नहीं होना चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है कि भैया आप सभी लोग अपने अपने पावर को संभालो। हाँ, चेक्स एंड बैलेंस जरूर होता है ताकि मिसयूज ना कर सके। तो ऐसा कि देखो, हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा पावर सेपरेट है तो मैं कोई भी लॉ बना सकता हूँ, नहीं। बिकॉज जुडिशरी बैठी है चेक्स एंड बैलेंस के लिए कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे देयर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन साथ में एक चेक्स एंड बैलेंस भी जरूरी है और उसके लिए बाकी सारे ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन बताएगा मुझे, बताइए जरा। यस, अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम आते हैं टूवर्ड्स दी स्केड्यूल्स। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब देखो ये स्केड्यूल्स क्या होते हैं क्या मुझे कोई बता सकता है स्केड्यूल्स क्या होते हैं? हाँ बच्चों, क्या आप लोगों को पता है स्केड्यूल क्या होते हैं? सॉरी क्लियर है मैम? ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर ही होना चाहिए। तो बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो आप लोगों को इसको स्केड्यूल को कैसे याद रखना है? अगर आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से स्केड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, तो आप लोग उसको किस तरीके से याद रखोगे वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे याद रखोगे? आप लोग याद रखोगे बाय टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। जो आपके 12 स्केड्यूल्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे 1 बाय 1 की एक के बाद एक आपको याद रहेगा कौन किसके बारे में बात कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है वो बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताया ना, देखो T फॉर टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्केड्यूल है वो बात करता है इमोल्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं कि सैलरी कितनी दी जाएगी प्रेसिडेंट साहब की, गवर्नर साहब की, चीफ जस्टिस की, जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उसके बारे में बताया गया है हमारे सेकंड स्केड्यूल में। तो यानी कि वो बात कर रहा है अबाउट इमोल्यूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है एफर्मेशन एंड ओथ,
ठीक है, उसके बारे में बात करता है थर्ड स्केड्यूल। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है TEA। अब जो हमारा फोर्थ स्केड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के बारे में बात करता है। फिफ्थ स्केड्यूल बात करता है कि किस तरीके से स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब एरियाज जो है वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद सिक्स स्केड्यूल बात करता है कि किस तरीके से कुछ जो ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहाँ पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बारे में बात करता है सिक्स स्केड्यूल। सेवेंथ स्केड्यूल बात करता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पावर को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसीलिए आप देखोगे सेवेंथ स्केड्यूल में बात की गई है डिफरेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है, डिफरेंट लिस्ट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई है। हमारा एट्थ स्केड्यूल जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। नाइन्थ स्केड्यूल बात करता है अबाउट सम एक्ट्स और रेगुलेशंस। टेंथ स्केड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में। और 11th स्केड्यूल बात करता है पंचायत यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। और यही आप कैसे याद रखोगे, यही आप इस तरीके से याद रखोगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को बना करके ये एक आपके लिए फॉर्मूला बनाया गया है जो कि बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो एक बार मुझे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या है। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस में आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोगों के यहाँ पर कोई, हमें ऐसा लगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है कुछ, ठीक है, जो आ रहा है, बाहर का भी हो सकता है वो और इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या कभी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है? बता सकते हो आप लोग मुझे, हाँ या ना, यस या नो, बस यस या नो में आंसर दो। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो क्या हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं लगी है ना? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी भी नहीं लगी है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो तो बहुत बार लगा है, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगा है। और नेशनल इमरजेंसी कितनी बार हुई है? 3 बार। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार हुई है? 3 बार। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने आंसर भी किया था बिना पूछे कि नेशनल इमरजेंसी कब कब और कहाँ कहाँ पर लगी है। कोई बता सकता है फिर से दोबारा से मुझे, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, कहाँ लगी है? 3 बार बताया था किसी ने शायद, है ना? तो यही तीनों जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बेसिक इमरजेंसीज। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट्स रूल और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल में क्या होता है कि जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी हमारे यूनियन के पास चली जाती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि कुछ इस तरीके से इंटरनल एग्रेशन है या फिर आउटर एग्रेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर होने वाली है, इन दैट केस क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, इंडो पाक वॉर की वजह से और इंडो चाइना वॉर की वजह से 3 बार इमरजेंसी लगी थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भी नहीं लगी है, थैंक गॉड फॉर दैट, ठीक है। सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, उसके बाद हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। अमेंड का क्या मतलब होता है, कुछ चीजें ऐड की गई है, कुछ चीजें माइनस की गई है, कुछ चीजों को हटाया गया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1969, 71 एंड 75, ठीक है। तो देखो 42nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वही मैं आपके लिए लिख करके लेकर आई हूँ, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट बात करता है कि क्या कहता है, 42nd अमेंडमेंट में ही 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ज्वाइन किया गया था, ऐड किया गया था। आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, SSSDR JLEF, SSSDR JLEF, तो उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड हमेशा से नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड की गई थी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जुडिशियरी का एग्जाम दोगे तब भी ये सवाल आएगा, अगर आगे जाके लॉ एंट्रेंस तो आप लोग दे ही रहे हो तब भी आएगा, कॉलेज में भी यही पूछेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 44th अमेंडमेंट। वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज पहले क्या था कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब नेशनल इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट में कहा गया कि नहीं, प्रेसिडेंट
नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद ही करेंगे, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताया कि फंडामेंटल राइट थी हमारी, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया, वो भी 44 अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। और ये भी कहा गया था कि हमारी जो आर्टिकल 20 और 21 है, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 20 और 21, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगी, नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगी, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होगी। फिर हमारे जो रिसेंटली इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आर्टिकल 101, सॉरी अमेंडमेंट नंबर 101, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, जीएसटी को। और सबसे अभी जो रिसेंट है वो है 106 अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि विमेन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, रिजर्व किया जाए। ठीक है, उसके बारे में कहा गया था 106 अमेंडमेंट में। तो ये जो 4 अमेंडमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है।